साल 2025 क्या कमाल का साल रहा है अब तक, है ना। आज हम फटाफट से नजर डालेंगे उन बड़े पलों, फैसलों और जीतों पर जिन्होंने इस साल भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 के इन पहले 9 महीनों ने आखिर क्या कहानी बयां की है। देखिए, हलचल तो हर तरफ रही है, डिप्लोमेसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक और कल्चर से लेकर स्पोर्ट्स तक। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी ग्लोबल डिप्लोमेसी की। फिर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी में हुई वो जबरदस्त छलांग। और हाँ, आखिर में हम जश्न मनाएंगे उन ऐतिहासिक जीतों का, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कल्चर, जिन्होंने हम सबको गर्व महसूस कराया। बस इन्हीं 3 पिलर्स पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व मंच पर भारत की। ये साल भारत के लिए अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने और दुनिया भर में नए दोस्त बनाने, मतलब नए गठबंधन को मजबूत करने का साल रहा है। साइप्रस, ब्राजील, घाना, ये सिर्फ देशों के नाम नहीं हैं, ये सबूत है भारत के बढ़ते ग्लोबल कद का। जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग महाद्वीपों से मिले ये टॉप सिविलियन अवार्ड्स, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। कहानी भारत के मजबूत होते रिश्तों की और ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती लीडरशिप की। और देखिए, डिप्लोमेसी सिर्फ अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं होती। असली मजबूती दिखती है जमीन पर, चाहे वो मिस्र के साथ राजस्थान में साइक्लोन 2025 हो या फिर थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ना, ये दिखाती हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी गहरी हो चुकी है। इनसे आपसी भरोसा बढ़ता है और डिफेंस कोऑपरेशन को एक नई मजबूती मिलती है। इन्हीं रिश्तों को और पक्का करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। फ्रांस के मार्सेय में एक नया कॉन्सुलेट खोला गया है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यूरोप में भारत की पहुंच बढ़ाने का एक जरिया है। इससे ट्रेड आसान होगा और लोगों के बीच, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चलिए अब डिप्लोमेसी से हटकर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। और यहां तो मतलब कमाल ही हुआ है इस साल। स्पेस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ऐसी ऐसी तरक्की हुई है जिसने सचमुच भारत की क्षमताओं को एक नई उड़ान दे दी है। भारतीय डॉकिंग सिस्टम, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसरो की बनाई पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। दुनिया के बस गिने चुने देशों के पास ये काबिलियत है। और ये जो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, ये सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर भी गवर्नेंस का तरीका बदल रहा है। जैसे कि भारत पोल पोर्टल, जो हमारी एजेंसीज को सीधे इंटरपोल से जोड़ता है, या फिर ई-रक्त कोष, जो ब्लड बैंक मैनेजमेंट को ऑनलाइन ले आया है। और उम्मीद पोर्टल को ही देख लीजिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मॉडर्न बना रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पब्लिक सर्विसेज को ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी का एक और बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल देखने को मिला है एनवायरनमेंट को बचाने में। मध्य प्रदेश ने देश का पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। सोचिए, जंगलों की अवैध कटाई को रोकने और हमारे कीमती जंगलों को बचाने में यह सिस्टम एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, एक मजबूत देश की पहचान होती है उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था से। तो अब अपने तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे उन इकोनॉमिक और पॉलिसी डिसीजंस की जो एक मॉडर्न इंडिया की नींव रख रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब FDI। और इस मामले में इस साल महाराष्ट्र ने बाजी मारी है। जाहिर है, वहां का मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज विदेशी पैसा खींचने में कामयाब रही हैं। हाँ, कर्नाटक और गुजरात भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं हैं। 28, ये नंबर याद रखिए। 1 स्टेट 1 RRB प्लान के तहत अब देश में सिर्फ 28 रीजनल रूरल बैंक्स रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसका मकसद है रूरल बैंकिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, मजबूत करना और आखिरकार किसानों को इसका फायदा पहुंचाना। अब एक और बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले की बात करते हैं। देश में पहली बार एक नेशनल वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे कराया जाएगा। इससे जो डेटा मिलेगा ना, वो आने वाले समय में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए बेहद जरूरी होगा। इससे ये पक्का किया जा सकेगा कि देश की तरक्की का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है या नहीं। चलिए, अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिन्होंने पूरे देश को एक साथ मिलकर जश्न मनाने का मौका दिया।
जी हाँ, बात करते हैं कल्चर और स्पोर्ट्स की। ये साल इन दोनों ही फील्ड्स में यादगार अचीवमेंट से भरा रहा है। क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शानदार जीत तो जैसे एक नेशनल फेस्टिवल बन गई थी। और सिर्फ सीनियर टीम ही नहीं, सैफ U19 चैंपियनशिप जीतकर हमारे युवा टैलेंट ने भी दिखा दिया कि भविष्य कितना उज्जवल है। और हाँ, रणजी ट्रॉफी में विदर्भ की जीत ये बताती है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ खेल के मैदान की नहीं है। आर्ट और लिटरेचर में भी भारतीयों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला, हिंदी साहित्य के दिग्गज विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, और तो और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली। ये सब क्या दिखाता है? यही कि भारत का कल्चरल हेरिटेज कितना रिच और डाइवर्स है। तो डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन सबको अगर एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर 2025 की तस्वीर बनती कैसी है? ये सारे ट्रेंड्स हमें बता क्या रहे हैं? अगर एक लाइन में कहें तो 2025 के पहले 9 महीने एक ऐसे भारत की कहानी है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया से जुड़ रहा है और साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने घर को, मतलब अपने देश के अंदर के सिस्टम को तेजी से सुधार रहा है। एक तरफ ग्लोबल एंगेजमेंट, दूसरी तरफ डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, यही इस साल की पहचान है। तो जाते जाते एक सवाल छुड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी और तेजी से बदल रही है, तो साल के बचे हुए महीनों में हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।